हेलो एवरीवन। अगर आप स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू। हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है कि थ्योरी पढ़ना और थ्योरी पढ़ते रहना, उस तरह से प्रिपेयर नहीं करते। हम लोग टॉपिक को उठाते हैं और हर एक टॉपिक में से कोशिश करते हैं कि 10 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करवा दिया जाए। तो आज के वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ये है हमारा पार्ट 2। इस पार्ट 2 में आप लोगों को देखने के मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक जो हमारे रहेंगे सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस के ऊपर। यह हमारा एस्टिमेशन पार्ट है। एस्टिमेशन पार्ट से हम लोगों का 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक टॉपिक में से आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। देखते हैं, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर दिए थे कि मीन स्क्वायर एरर से क्वेश्चन, अनबायस्डनेस एंड कंसिस्टेंसी से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को। आज हम लोग देखेंगे सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस। यह आज के पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। स्टैटिस्टिक, आपको एक स्टैटिस्टिक्स टी ऑफ एक्स दिया गया है। ये सफिशिएंट पर पैरामीटर थीटा या ईपीटी सेटिस्फाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 4 कंडीशन दिया गया है। आप लोगों को पूछा है कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो आप लोग बोलेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स जो हमारे सैंपल ऑब्जर्वेशन मतलब रैंडम वेरिएबल से बना होता है, ये फंक्शन टी ऑफ एक्स हमारे सफिशिएंट बन जाएगा किसके लिए, वही पैरामीटर थीटा के लिए। तो हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग नेम, ये बेसिकली सॉल्व किया जाएगा नेमन फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम से। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर ए होगा, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या रहता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आपके पास टी रहता है, टी ऑफ एक्स। तो हम देखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंसी क्या है कि टी ऑफ एक्स इज सफिशिएंट फॉर थीटा। अगर टी ऑफ एक्स सफिशिएंट फॉर थीटा रहता है और हम लोग कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, किसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, सैंपल एक्स एंड फंक्शन टी ऑफ एक्स का। तो अगर इसका कंडीशनल आप लोग निकाल लेंगे, जो फाइनल फंक्शन आएगा उसमें अगर इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब थीटा एब्सेंट हो, मतलब पैरामीटर एब्सेंट हो, तो हमारा क्या बन जाता है, वो तब हमारा ये टी ऑफ एक्स ना सफिशिएंट फॉर पैरामीटर थीटा बन जाता है। ये बेसिकली दिस इज नोन एज फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो आपको रिजल्ट याद करके रखना है। कंडीशनल में आपको क्या, सैंपल और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के कंडीशनल में आपको क्या मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर मिल जाएगा, तभी आपका टी ऑफ एक्स सफिशिएंट फॉर पैरामीटर थीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा गया है, द फैक्टराइजेशन थ्योरम स्टेट दैट, आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम स्टेट दैट टी ऑफ एक्स इज सफिशिएंट फॉर द पैरामीटर थीटा इफ एंड ओनली द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैन बी रिटेन है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे, दिस इज नथिंग बट द नेमन फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम। आपको इसका अच्छे से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि द फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या बोलते हैं कि अगर एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स टी ऑफ एक्स है किसके लिए, पैरामीटर थीटा के लिए, तो किसी भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी रिटेन एज, किस तरह से लिख सकते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली आप लोगों को इस तरह से मिल जाएगा कि एल मतलब हमारे प्रोडक्ट ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन की तरह i इक्वल्स टू 1 to n, जो भी फंक्शन रहेगा ना एक्स आई कोमा पैरामीटर थीटा होगा, तो हम इस तरह से क्या लिख लेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वो कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, आप इसी को लिखने के बाद कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जी टी एक्स कोमा थीटा। एक फंक्शन तो आपका ऐसा रहेगा और एक फंक्शन आपका एच एक्स रहेगा, जहाँ पे आपको याद करना है कि ये जी टी थीटा एक्स में तो आपका पैरामीटर रहेगा, लेकिन टी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स में कभी भी आपका ये पैरामीटर थीटा लेमडा चाहे कुछ भी हो वो इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे आपका दिया गया है नेमन फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम के डेफिनेशन, जो मैंने आप लोगों को बोल दिया है। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन लिखेगा ना, जहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व द पैरामीटर थीटा, लेकिन टी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स आपका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा रहेगा। दोस्तों आप लोग इसी को ही नोट डाउन करेंगे, फिलहाल इसको नोट बना के रखेंगे, यही आपके एग्जाम पे काम पे आएगा। इसका डेप्थ और भी है, हम लोग चाहे तो इसमें एग्जाम्पल बहुत सारा देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग धीरे धीरे सीखते जाइए। हम लोग 1 by 1 डिफिकल्टी लेवल को भी इंक्रीज करेंगे। देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया है आपको, लेट
एट x1 x2 xn बी क्या दिया गया है, बी रैंडम सैंपल फ्रॉम एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर आपको लेमडा दिया गया है। एफ ऑफ एक्स कोमा लेमडा लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, ये हमारे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिशिएंट फॉर लेमडा। तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि अच्छे से इसको देखना पड़ेगा ये कैसे हम लोग कर सकते हैं। अभी अभी जो मैंने आप लोगों को बोला है कि हम लोग इसको बाय यूजिंग नेमन फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम हम इसके लिए जॉइंट फंक्शन निकालेंगे। क्यों, x1 के लिए भी है, x2 के लिए भी है, xn के लिए भी है ना। तो हम लोग इसके लिए क्या निकाल लेंगे दोस्तों, जॉइंट फंक्शन। जॉइंट फंक्शन हमारा कैसा रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे f ऑफ xi कॉमा लेमडा। देखिए x1 के लिए भी आपका यही फंक्शन है, x2 के लिए भी आपका यही फंक्शन होगा। तो इस तरह से हमें कितना फंक्शन मिल जाएगा, n फंक्शन में हम लोग इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, f ऑफ x1 एन कोमा लेमडा पहला फंक्शन इंटू f ऑफ x2 कोमा लेमडा दूसरा। इस तरह से आपके पास f ऑफ xn कोमा लेमडा हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना चाहिए। लेमडा ई टू द पावर माइनस समेशन ओवर लेमडा x1 इंटू पहले वाले फंक्शन के लिए क्या कर दिया है, x की जगह पे x1 पुट कर दिया। सिमिलरली लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू x2 इंटू डॉट 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 इंटू f ऑफ xn आपका कैसा रहेगा कि लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा ई टू द पावर माइनस, इसको थोड़ा सा ठीक से लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्सन, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो हम लोग लिख सकते हैं लेमडा टू द पावर n। अब ये फंक्शन देखिए, ये ई टू द पावर माइनस एस लेमडा x1 लेमडा x2, अगर आप ई टू द पावर में इंडिसेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, इंडिसेस जो क्लास 10 में मिल जाता है कि x1 प्लस x2 प्लस इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, xn। तो आप इसको लिख सकते हैं लेमडा टू द पावर n ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू समेशन ओवर xi। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे पास फंक्शन फाइनली क्या आ गया है, इस फॉर्म में आ गया है। अब हम लोगों ने बोला था कि L को किस फॉर्म में लिखते हैं, कि L को हम लोग लिखते हैं g ऑफ थीटा कॉमा टी ऑफ x और एक h ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं। यही हमारा नीमैन फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम होता है। तो इस फॉर्म को आप अगर देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास टी ऑफ एक्स, तब आपका क्या हो जाता है कि टी ऑफ एक्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है यही आपका क्या बन जाता है, सफिशिएंट बन जाता है, यही आपका सफिशिएंट बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे टी ऑफ एक्स मतलब एक्स का फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे ये पूरा आप अगर इस फॉर्म में सोचेंगे ना कि जी थीटा, हमारे पास जी थीटा टी ऑफ एक्स इस तरह से लिखा गया है, तो आप देखेंगे कि टी ऑफ एक्स के जगह पे एक्स का फंक्शन होना चाहिए और यहाँ पे एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स आपका क्या बन जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, 1 होगा। और ये पूरा का पूरा आप अगर जी थीटा टी एक्स ले लेंगे तो टी ऑफ एक्स के जगह पे आप सोच पाएंगे कि हमारे पास टी ऑफ एक्स के जगह पे समेशन ओवर एक्स आई है। तो मैंने यहाँ पे टी ऑफ एक्स का समेशन ओवर एक्स आई ले लिया है। तो हम लोगों को क्या समझ में आ गया है कि टी ऑफ एक्स हमारा समेशन ओवर एक्स है। तो समेशन ओवर एक्स है आपका, अगर टी ऑफ एक्स मिल गया है तो टी ऑफ एक्स आपका क्या रहता है, टी ऑफ एक्स आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स रहता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑप्शन नंबर ए समेशन ओवर एक्स आई जो होगा ना वो हमारा बेसिकली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। हम लोग देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हम लोगों ने उस फंक्शन को, ये क्या है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन के फॉर्म पे लिखा गया है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा टू द पावर n ई टू द पावर माइनस लेमडा समेशन नंबर x है, जहाँ पे हम लोग इसको जी थीटा टी एक्स के फॉर्म और एच एक्स के फॉर्म पे लिखेंगे तो टी एक्स हमारा समेशन xi जो हमारा सफिशिएंट बन जाता है। तो आई होप आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। कोई सा भी डाउट रहता है ना क्वेश्चन पे, आप कमेंट सेक्शन पे पूछिए, दोबारा से रिपीट करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले उसी को ही डिस्कस कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज यूज्ड टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन सा थ्योरम आपके कंप्लीटनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने लेमन शेप्स पढ़ा होगा ना, लेमन शेप्स ही एक ऐसा थ्योरम है जो कंप्लीटनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। लेमन, आप लोगों को लेमन शेप्स का फंक्शन याद करके रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया गया है, द लेमन शेप्स थ्योरम स्टेट दैट
टी ऑफ एक्स इज कंप्लीट, कब कंप्लीट एंड सफिशियंट, क्या है कंप्लीट एंड सफिशियंट, देन अनबायस्ड एस्टिमेटर बेस्ड ऑन टी ऑफ एक्स, इस टी ऑफ एक्स के ऊपर बेस्ड करके कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा तो क्या होगा, वो आपका यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर भी होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि कॉम्प्लीटनेस आपका कौन से पर्टिकुलर इनइक्वलिटी पे बोला गया है, कॉम्प्लीटनेस आपका लेमैन-शेप पे बोला गया है। याद करके रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स टी एक्स, आपको क्या दिया गया है, स्टैटिस्टिक्स टी एक्स इज सेड टू बी कंप्लीट, कब इसको कंप्लीट बोला जाएगा। देखिए, इसको कंप्लीट बोलने के लिए ना आपको अगर टी एक्स देखिए, टी ऑफ एक्स का कोई सा भी फंक्शन, मैं सोच लेता हूँ टी ऑफ एक्स का फंक्शन मेरे पास जी टी है, टी ऑफ एक्स का कोई सा भी फंक्शन मतलब एक्स का कोई सा भी फंक्शन एफ एक्स जैसे हो जाता है ना, तो मैंने टी ऑफ एक्स का कोई सा भी फंक्शन जी ऑफ टी ले लिया है, टी ऑफ एक्स का फंक्शन। आप अगर इसका अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन ले रहे होंगे ना दोस्तों, तो अगर वो 0 बन जाता है, ठीक है, किसके लिए, अगर कोई पैरामीटर थीटा के लिए, फॉर ऑल थीटा, देन आपको क्या मिल जाएगा कि ये जी ऑफ टी जो फंक्शन ऑफ टी एक्स था ना, ये जी ऑफ टी आपका क्या हो जाएगा कि जी ऑफ टी आपका कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली हो जाएगा। अगर इस तरह के कंडीशन आ जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि टी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीटनेस का डेफिनेशन है। देखेंगे इस ऑप्शन को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आई होप एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गया है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है टी एक्स इज कम्प्लीट एंड सफिशियंट, टी एक्स हमारा कम्प्लीट एंड सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोला गया है कम्प्लीट एंड सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा, तो उसके बाद कौन सा करेक्ट होगा। टी एक्स इज अनबायस्ड फॉर थीटा, नॉट नेसेसरी। टी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, ऐसा नहीं देखा है। एनी अनबायस्ड फंक्शन टी ऑफ एक्स इज यू एम बी यू ऑफ थीटा। दोस्तों अभी हम लोगों ने जो लेमैन-शेप पढ़े थे ना, लेमैन-शेप्स थ्योरम इनइक्वलिटी, उसमें बोला गया था अगर टी ऑफ एक्स कम्प्लीट एंड सफिशियंट हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स हमारे पास यू एम बी यू ऑफ थीटा हो जाएगा। ये कौन से थ्योरम से बोला गया है, लेमैन-शेप इनइक्वलिटी और थ्योरम से बोला गया है। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लेमैन-शेप्स क्या बोल रहे थे कि टी ऑफ एक्स आपके कंप्लीट और सफिशियंट होने पे, टी ऑफ एक्स आपके क्या कंप्लीट और सफिशियंट होने पे हमें क्या मिल जाएगा, देन एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेगा किसका, टी ऑफ एक्स का, जो हमारे पास यू एम वी यू हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना है, आपको अनबायस्ड एस्टिमेटर पे भी गौर करना है कि टी ऑफ एक्स कंप्लीट सफिशियंट होगा तब इसका, इस टी ऑफ एक्स का कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर रहेगा जो हमारे यू एम बी यू बन जाएगा, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा, जहाँ पे x1 x2 xn आपका IID है, क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल थीटा कोमा 1। इसके लिए भी आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। तो हम लोग लिख लेते हैं कि x1 x2 xi हमारा क्या फॉलो कर रहा है, दिया गया है दोस्तों कि नॉर्मल विथ मीन थीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिया गया है। अगर तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 2 ही वैल्यू है पैरामीटर, तो 1 बाई हम लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। सिग्मा का वैल्यू 1 है तो रूट ओवर ऑफ 2 पाई ई टू द पावर माइनस एस 1/2, सिग्मा के वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एक्स है माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे फंक्शन बन जाएगा। बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू 1 है तो मैंने फंक्शन पे सिग्मा का वैल्यू 1 लेके ही ले लिया है। आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। एल मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन, किसके लिए, एन वैल्यू के लिए, क्योंकि हमारे पास एन सैंपल दिया गया। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स आई कॉमा, आप चाहे तो पैरामीटर थीटा ले सकते हैं, नहीं लेना है तो मत लीजिए। कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने आज ही किया था कि थीटा इंटू एफ ऑफ एक्स टू, ये जॉइंट फंक्शन होता है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। इस तरह से हम लोग एफ ऑफ एक्स एन थीटा को लेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स एन थीटा को आप लोग ले रहे हैं ना, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए 1/2 पाई, दूसरे के लिए भी 1/2 पाई, तीसरे के लिए भी 1/2 पाई, तो कितने 1/2 पाई हो जाएंगे, 1/√2
2 पाई इतने n टाइम्स हो जाएंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे n, पावर में लिख देंगे n, क्योंकि इसके लिए भी एक बार आएगा, इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार, इस तरह से n बन। अब इसी फंक्शन को अगर n टाइम्स लेंगे ना, इसके लिए एक बार आएगा x1 दे के, इसके लिए x2 दे के, इसके लिए xn दे के, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा e टू द पावर माइनस 1/2। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि xi माइनस, क्योंकि n टाइम्स दिखाई दे रहा है ना, तो मैंने समेशन ले लेता हूँ। समेशन ओवर किस तरह से लिखेंगे कि समेशन ओवर i कुछ टू और समेशन ओवर i कुछ टू 1 to n, ये हमारा बन जाएगा xi माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर। इस xi को अगर ब्रेक करेंगे ना, मतलब समेशन ओवर xi को ब्रेक करेंगे, तो आपको लोगों के पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/√2 पाई, तो ठीक है, होल टू द पावर n एज इट इज लिख दिया है, टू द पावर माइनस 1/2। इसी फंक्शन को अगर देखेंगे तो ये माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला भी ले लीजिए और इसके साथ समेशन भी ऐड कर लीजिए, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा एम स्क्वायर, तो सम xi स्क्वायर और माइनस 2 म्यू xi प्लस एस आपको मिल जाएगा म्यू स्क्वायर। और क्या बाकी है, ये समेशन लेना बाकी है, तो हम लोग समेशन भी ले लेंगे हर एक के साथ। समेशन अगर ले लेंगे तो यहाँ पे समेशन ओवर xi आ जाएगा, समेशन डेफिनेटली i इक्वल्स टू 1 to n रहेगा, यहाँ पर भी समेशन आ जाएगा और इसके साथ n आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को n टाइम्स लेंगे तो, और n समेशन मतलब यहाँ पे तो म्यू है, कांस्टेंट है, मतलब 5 को आप अगर n टाइम्स सम करेंगे ना i इक्वल्स टू 1 to n, तो ये क्या आ जाएगा n5, तो इसलिए मैंने यहाँ पे n पुट कर दिया है। अब देखेंगे इसी फॉर्म को अगर आप देखेंगे ना, तो किस फॉर्म में लिखा गया है, इसी तरह के फॉर्म पे लिखा गया है कि g थीटा t ऑफ x और आपको लिखा गया है hx। मैंने नेम एंड फिशर फैक्टराइजेशन यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पे दूसरा फॉर्म होता है एक कूपमैन फॉर्म, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि लेमन शेप पढ़ा है तो लेमन शेप से ही मतलब फॉर्म लिख दिया है। अब इस टी ऑफ एक्स को नोटिस कीजिए, ये पूरा आपका इसमें आ जाएगा जी थीटा डी एक्स, और एच ऑफ एक्स आपका क्या बन जाएगा, एच ऑफ एक्स आपका 1 बन जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर रहता है। अब इस टी ऑफ एक्स को अच्छे से नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है दोस्तों, तो टी ऑफ एक्स हमारा t1x और t2x के फॉर्म पे रहेगा, t2x। तो t1x आपका क्या हो जाएगा, t1x आपका समेशन ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, t1x जो होगा ना वो आपका समेशन ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो सफिशियंट रहेगा, क्योंकि हमें पता है ये टी ऑफ एक्स इज सफिशियंट पर पैरामीटर थीटा होता है इस तरह के फॉर्म पे। तो टी और t2x आपका क्या रहेगा, t2x आपका समेशन ओवर xi रहेगा। तो आप लोगों को दो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बेसिकली यहाँ पे मिल जाता है, एक समेशन ओवर एक्स स्क्वायर, एक समेशन ओवर एक्स आई, क्योंकि ऑप्शन पे हमें सिर्फ एक ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप समझ में आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखेंगे इसको, इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया होगा। तो इस तरह के फॉर्म पे हम लोगों को क्या मिल जाता है कि इसको ब्रेक करना होता है ना, तो इसको ब्रेक करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होगा ना इस तरह के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और अवेलेबल करवा दीजिए। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिया गया है, टी ऑफ एक्स इज सफिशियंट फॉर और पैरामीटर थीटा। हमारे पास क्या था, टी एक्स इज सफिशियंट फॉर पैरामीटर थीटा, देन अनदर सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स यू एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ टी एक्स होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यू एक्स को क्या बोला जाता है। अच्छे से नोटिस करना कि आपने अगर बीएससी में एमएससी में पढ़ा होगा ना, तो आप अगर एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स बोल के कुछ पढ़ा होगा, जहाँ पे क्या होता है कि टी एक्स अगर सफिशियंट पर पैरामीटर थीटा रहता है, एक स्टैटिस्टिक सफिशियंट पर पैरामीटर थीटा, एंड यू एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे इस टी एक्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यू एक्स टी एक्स के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के फंक्शन को हम लोग एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं और एंसिलियरी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट हो जाएगा। कौन से थ्योरम से, बासुस थ्योरम बोलता है। ये स्टेटमेंट हमारा किस तरह से करेक्ट होगा, बाय यूजिंग बासुस थ्योरम। ux is independent of the sufficient statistics t of x, then ux is called the ancillary sufficient statistics by बासुस थ्योरम। याद करके रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉम्प्लीट स्टैटिस्टिक्स। कॉम्प्लीट स्टैटिस्टिक्स के लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहता है? क्या ये ऑलवेज सफिशिएंट होता है? क्या आपका ये कंप्लीट जो है ऑलवेज सफिशिएंट रहता है, ऑलवेज अनबाइस्ड रहता है, ऑलवेज यूनिक रहता है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों याद करके रखने की चीज़ है कि हमारा कॉम्प्लीट स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, वो ऑलवेज यूनिक होता है। कॉम्प्लीट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कॉम्प्लीट सबसे स्टैटिस्टिक्स आपका हमेशा ही यूनिक रहता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को मतलब बड़े अच्छे से याद करके रखिए, पूछ लेते हैं बहुत बार। तो हमारे पास कॉम्प्लीट स्टैटिस्टिक्स आपका नीड नॉट भी क्या होता है? सफिशिएंट। कि कॉम्प्लीट स्टैटिस्टिक्स आपका सफिशिएंट होना ज़रूरी नहीं है, बट ये यूनिक होगा। ठीक है, कॉम्प्लीट स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंट ना हो लेकिन यूनिक होगा। किसके लिए? फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेटली कोई डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में ही पूछा जाएगा। ओके, देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है x1 x2 xn। आपके क्या दिया गया है? x1 x2 xn आपको दिया गया है बर्नौली विथ पैरामीटर p। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट फॉर द पैरामीटर p। तो आपको पूछा गया है कौन सा आपका सफिशिएंट रहेगा फॉर द पैरामीटर p। तो आपको दिया गया है कि xi फॉलो कर रहा है आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? आपका बर्नौली विथ पैरामीटर p। तो हम लोग कैसे लिख लेंगे कि फंक्शन क्या होता है कि p ऑफ xi आप लोगों को मिल जाता है कि p टू द पावर x इंटू q टू द पावर n माइनस x। ये जहाँ पे हमारा x रहता है 0 और 1 ओनली 2 वैल्यू। तो हम लोग इसको किस तरह के फॉर्म पे लिखेंगे? इस तरह इसको हम लोग नीमन फिशर फैक्टराइजेशन यूज़ करके i इक्वल्स टू यहाँ पे p ऑफ x1 इंटू पी ऑफ एक्स आई लिख देते, जो हमारे किस तरह के फॉर्म पे आ जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे पी ऑफ x1 के लिए लिखेंगे, पी ऑफ x2 के लिए लिखेंगे। इस तरह से हम लोग पी ऑफ xn के लिए भी लिखेंगे। तो x1 के लिए अगर लिखेंगे, यहाँ पे i होगा तो यहाँ पर भी i होगा, यहाँ पर भी i होगा। तो हम लोग लिखेंगे तो p टू द पावर x1 एंड और q टू द पावर n माइनस x1। इस तरह सेकंड वाले के लिए p टू द पावर x2 इंटू क्यू टू द पावर n माइनस x2। इस तरह करते करते p टू द पावर xn इंटू क्यू टू द पावर n माइनस xn लिख लेंगे। तो इस यहाँ पे देखिए x1 x2 xn इस सबको एक साथ में लिखेंगे तो p टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस इस तरह से करते करते आपको xn मिल जाएगा। और q के पावर में क्या मिलेगा दोस्तों? इस तरह से अगर आप लिखेंगे n माइनस x1 प्लस n माइनस x2 प्लस इस तरह से करते करते क्या आ जाएगा? n माइनस xn आ जाएगा q के पावर में। तो हम इसको अच्छे से लिखने से p टू द पावर समेशन ओवर xi और q टू द पावर समेशन ओवर n माइनस xi यही फॉर्म आ जाएगा। तो अगर आप इसको l को किस तरह के फॉर्म पे लिखेंगे? l को अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे ना कि l हमारे पास क्या होगा कि l हमारे पास समेशन ओवर xi और ये l हम लोग किस फॉर्म पे लिखते हैं? g ऑफ थीटा कोमा tx और दूसरा रहता है हमारा hx। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप कंपेयर करके देखेंगे ना, tx क्या बन रहा है? समेशन ओवर xi। यहाँ पर भी अगर समेशन दोनों के साथ लेंगे तो समेशन ओवर xi। तो हमारा क्या बन जाएगा कि ये समेशन ओवर xi बन जाएगा फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे हमारा समेशन ओवर xi क्या रहेगा? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर पैरामीटर p रहेगा। आई होप समझ में आ गया है। अगर डिफिकल्ट लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं, इजी भी लगा होगा तो बोल सकते हैं, तो हम लोग उस तरह से क्वेश्चन के लेवल को मॉडराइज कर सकते हैं। आई होप थोड़ा सा भी आप लोगों को मदद मिल गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।